अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। आज हम चैप्टर नंबर 2 फॉर 10th क्लास होम्योस्टेसिस को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। हमने अब तक पढ़ा है कि होम्योस्टेसिस इन प्लांट कैसे होती है, फिर होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स कैसे करते हैं अपने अंदर। एनिमल्स में आपने ह्यूमन बींग्स को स्टडी किया, जिसमें आपने अब तक फंक्शन देखा है स्किन का, लंग्स का और किडनी का। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि किडनी को डिसऑर्डर्स कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ह्यूमन में ऑर्गन्स मौजूद हैं, इनको कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई डिसऑर्डर फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रीनल डिसऑर्डर्स बेसिकली है क्या। मैंने आपको बताया था कि रीनल वर्ड जो है वो रिलेट किया गया है किडनी के लिए। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि किडनी को फेस करने पड़ते हैं, इनको हम कह देते हैं रीनल डिसऑर्डर्स का। अब सबसे पहला डिसऑर्डर जो कि आप देख रहे हैं, ये है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन बहुत से लोगों में पाई जाती है। अब इसमें हमारी अपनी भी थोड़ी बहुत गलती होती है, हमारी अपनी थोड़ी बहुत लापरवाही होती है, जिसकी वजह से किडनी को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब क्या है किडनी स्टोन किस वजह से होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में एक स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्ट मौजूद होती है, जिसको हमने मेंटेन रखना होता है, और हमारी इस मेंटेनेंस में हमारी किडनी हेल्प आउट करती है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, हम लेस इनटेक ऑफ वाटर करते हैं, जो कि हमें करना चाहिए 12 ग्लास पर डे, लेकिन हम इस एवरेज से बिलो करते हैं, जिसका हमें ही नुकसान होता है। अब क्या होता है, अगर हम लेस इनटेक ऑफ वाटर करेंगे तो क्या होगा, हमारी किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी। अब कंसंट्रेटेड यूरिन जो है, क्योंकि उसने तो अपना काम ये करना है ना, उसने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को जो है मेंटेन रखना है, तो वो क्या करेगी, वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी। अब इन कंसंट्रेटेड यूरिन में क्या कहते हैं, सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। अब वो सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास सॉल्ट्स हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, अमोनियम फास्फेट हो सकता है, और यूरिक एसिड हो सकता है। अब क्या होता है, ये क्रिस्टल्स कंसंट्रेटेड यूरिन में मौजूद होते हैं और ये इजीली यूरिन से पास आउट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, ये हमारी किडनी में या यूरिटर में या जो है कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये एक हार्ड डेपोजिशन बना देते हैं, जो कि स्टोन फॉर्म में होती है, और हम उसको किडनी स्टोन कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, इसकी मुख्तलिफ काजेज हो सकती हैं। काजेज, सबसे पहली काज आपकी बुक में दिया है एज फैक्टर। एज वाइज भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एज ज़्यादा होने की वजह से किडनी स्टोन हो सकती है। दूसरी काज आपकी इसमें दी हुई है डाइट कैसे हो सकती है, आप डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों का इंटेक कर रहे हो जिसमें साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका किडनी स्टोन काज हो सकती है। दूसरी क्या वजह है, दूसरा है मेजर वजह जो कि मैंने आपको बताई है, लेस इनटेक ऑफ वाटर की। अब चौथी और सबसे अहम रीज़न ये है कि कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। इन लोगों में किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कि अल्कोहल का यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उनमें किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, सीवियर पेन इन किडनी। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ आपकी स्टोन की फॉर्म में आपकी किडनी में मौजूद है, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपको पेन काज करेगी। तो सीवियर पेन इन किडनी, या आपके लोअर एब्डोमेन में जो है वो आपको पेन फील हो सकता है। दूसरी आपकी सिम्टम आ जाती है वॉमिटिंग, आपको उल्टियाँ आती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन होती है, आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। दूसरा ये कि फाउल स्मेलिंग इन यूरिन वे अलॉन्ग विद पस एंड ब्लड। अब क्या होता है कि इस किडनी स्टोन की वजह से हमारे जो यूरिन की स्मेल है वो बहुत ज़्यादा बैड हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन के साथ हमें ब्लड और पस के कंटेंट भी मिलते हैं। अब क्या है, अब हमने इसके काजेस देख लिए, सिम्टम्स देख लिए। अब इसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं कि ये किस किस तरीके से ठीक की जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक इंसान किसी तकलीफ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट जो ट्रीटमेंट बताया जाता है वो ये है कि आप फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ वाटर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो क्या होगा, ये साल्ट डिज़ोल्व हो जाएंगे उस पानी में जो कि स्टोन की फॉर्म में है, और ईजिली आपके यूरिन से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी के इसका ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप सर्जरी करवा सकते
हैं, आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं जिसमें किडनी को कट किया जाता है और उसके बाद जहाँ पर किडनी में स्टोन मौजूद होती है, किडनी स्टोन मौजूद होती है, वहाँ से आप उसको निकाल लेते हो और दोबारा से जो है उसको बंद कर देते हो। तो आप चंद दिनों में वैसे ही आपकी किडनी वर्किंग करना शुरू कर देती है जैसे पहले करती है। अच्छा, अब जो है कुछ लोग सर्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब सर्जरी एक पेनफुल प्रोसेस है। तो आजकल मॉडर्न एज में एक नया ट्रीटमेंट निकला है जिसको लिथोट्रिप्सी का नेम देते हैं। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है? लिथोट्रिप्सी में आपकी किडनी स्टोन के ऊपर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को डाला जाता है। अब वो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स क्या करती हैं, वो उस किडनी स्टोन को ब्रेक कर देती हैं और जो है ना सैंड लाइक मटेरियल में उसको कन्वर्ट कर देती हैं। जब वो सैंड लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो यूरिनेशन के ज़रिए हमारी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाता है और किडनी स्टोन हमारी रिमूव हो जाती है। तो हमने किडनी स्टोन देख लिया कि सबसे पहले किडनी स्टोन होती किस वजह से है, फिर इसके काज देख लिए, सिम्टम्स देख ली और ट्रीटमेंट देख लिया। अब हम अपने दूसरे डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं जो कि फैटल भी साबित हो सकता है, जिसका हम नेम दे देते हैं किडनी फेल्यूर का। अब किडनी आपको पता है आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये आपका एक वाइटल ऑर्गन है जिसके बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है किडनी फेल्यूर में क्या होता है? किडनी फेल्यूर में ऐसा होता है कि कभी कभी किडनी या तो मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर अपना काम करना छोड़ देती है। मुकम्मल तौर पर तो वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी, लेकिन अगर पार्शियली जो है वो फेल्यूर होता है तो उसमें किडनी अपना कुछ काम करेगी मगर इम्परफेक्शन के साथ। अब क्या हो जाता है, इसकी काजेज़ क्या होती हैं? सबसे पहली और मेजर कॉज जो है ये ज़्यादातर पाई जाती है उन लोगों में जिन्हें डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसको हम आम अल्फाज में शुगर कहते हैं। मतलब शुगर के जो पेशेंट हैं उन लोगों को किडनी फेल्यूर हो सकता है। दूसरे वो लोग जिनको हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, इन लोगों में भी किडनी फेल्यूर हो जाता है। फिर क्या है आपके पास सडन ब्रेक इन दी ब्लड सप्लाई टू दी किडनी। अब क्या होता है कभी कभी किसी वजह से हमारी किडनी को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है जिसकी वजह से किडनी फेल्यूर हो सकता है। तीसरी जो है वो आपकी जो काज है वो ये है कि कुछ लोग ड्रग्स का इंटेक करते हैं। जब वो लोग ड्रग्स का ओवर इंटेक स्टार्ट कर देते हैं तो ओवर डोजेज की वजह से वो ड्रग की जो ओवर डोज है वो हमारी डायरेक्ट किडनी पे अटैक करती है और किडनी अपने काम करना छोड़ देती है। तो हमने काजेज देख ली। अब इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती है? इसकी सिम्टम्स ये है, सबसे पहले वॉमिटिंग, आपको उल्टियाँ आती हैं। दूसरा ये आपको नोजिया जो कि मतली महसूस होती है। फिर आपका सडन वेट लॉस हो जाता है, आपका वज़न बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूरिनेशन होती है। फिर ब्लड इन यूरिन, आपको यूरिन में जो है ब्लड कंटेंट भी मौजूद हो जाता है। फिर उसके बाद स्वेलिंग ऑफ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, ये ज़्यादा सिम्टम जो है वो शो होती है कि स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड फेस। जिन इंसानों को जो है किडनी फेल्यूर का सामना होता है उनका फेस स्वेल कर जाता है, उनकी लेग्स जो है वो स्वेल कर जाती है, हाथ पांव बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये अब उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि आपका जो है वो बॉडी में आपके वेस्ट मटेरियल्स मौजूद है, आपका बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया। आपने हर चीज़ को मेंटेन रखना होता है, वाटर कंसंट्रेशन को, आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन को, आपने मेटाबॉलिक वेस्ट को ठिकाने लगाना होता है। तो क्योंकि जब ये किडनी अपना काम ही नहीं करेगी तो वो इन चीज़ों को फिल्टर कैसे करेगी? जब फिल्टर नहीं कर पाएगी तो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाएंगे और क्या होगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। और यही वजह होती है कि हाथ पांव सूज जाते हैं, फेस सूज जाता है। तो ये आपने मेजर जो है वो सिम्टम्स पढ़ी हैं जो कि उस इंसान में शो हो सकती हैं जिसको किडनी फेल्यूर हो। अब आपके पास ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट आपके पास सबसे पहला आता है डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है? डायलाइसिस में आप आर्टिफिशियली आप ह्यूमन बीइंग के ब्लड को फिल्टर करते हो ताकि उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स को निकाला जा सके। ये प्रोसेस आपको बार बार करना पड़ता है। लेकिन आपका फिर एक प्रोसेस आ जाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें आप जो है ख़राब किडनी को रिमूव करके उसकी जगह नई किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हो। अब ये दोनों प्रोसेसेस आपकी बुक में जो है वो एक्सप्लेन ज़रा डिटेल वाइज किए हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि डायलाइसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे होती है। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं कि हमने किडनी फेल्यूर
पढ़ लिया कि किडनी फेलियर कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी काजेज़ क्या होती हैं। हमने इसके 2 ट्रीटमेंट देखे हैं कि उसका एक ट्रीटमेंट नंबर 1 इज़ डायलिसिस और नंबर 2 इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस जो है वो आर्टिफिशियल वे है जिसके ज़रिए हम अपने ब्लड की क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे ब्लड की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे होम्योस्टेसिस में, हमारी मेंटेनेंस के लिए। अब कैसे है किडनी डायलिसिस है क्या? डायलिसिस इज द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। मैंने आपको बताया कि डायलिसिस आर्टिफिशियल वे के ज़रिए अपनी ब्लड की क्लीनिंग को हम जो है कहते हैं डायलिसिस। अब डायलिसिस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। डायलिसिस की टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस और नंबर 2 इज़ हीमोडायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है। आपके गट के इर्द गिर्द यहाँ पर एक एरिया है, एक कैविटी है जिसको हम नाम दे देते हैं पेरिटोनियल का। पेरिटोनियल के अंदर एक पेरिटोनियम होती है जो एक सराउंडिंग उसने उसको सराउंड किया होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। अब हम इस टाइप ऑफ डायलिसिस में क्या करते हैं, यहाँ से एक मतलब कट टाइप सा लगा होता है, उधर से हम एक किसी सोर्स के ज़रिए जो है एक डायलिसिस फ्लूइड होता है जो कि हेल्प करता है डायलिसिस में। क्या करता है वो? एक्सेस ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल को खींच लेता है। अब क्या करते हैं हम उस डायलिसिस फ्लूइड को अपनी पेरिटोनियल कैविटी में एंटर करा देते हैं। अब पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियम है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। अब वो डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है, सारी ब्लड वेसल्स से जो है वो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल खींच लेता है। थोड़ी देर बाद हम उस पेरिटोनियल कैविटी से डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये प्रोसेस इतना आसान है और आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरी आ जाती है हीमोडायलिसिस, जो कि आपको डायलिसिस सेंटर जाके करानी पड़ती है। अब हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ ब्लड, हीमोडायलिसिस का मतलब भी क्लीनिंग ऑफ ब्लड है। इसमें क्या होता है, ब्लड को हम क्लीन करते हैं। एक मशीन होती है जिसका नाम हम दे देते हैं, एक इक्विपमेंट है जिसको हम नाम दे देते हैं डायलाइज़र का। डायलाइज़र को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। अब डायलाइज़र में क्या होता है, हमारे पास ट्यूब्स मौजूद होती हैं, नालियाँ मौजूद होती हैं। ये नालियाँ जो है ना सेमी परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल होती है मतलब कुछ कंटेंट को गुजरने देती हैं और कुछ कंटेंट को रोक लेती हैं। अब क्या होता है, पेशेंट के एक बाजू से, एक हाथ की कलाई से जो है वो खून डायलाइज़र में एंटर हो रहा होता है, उन ट्यूब से गुजरता जाता है। अब उन ट्यूब्स के इर्द गिर्द डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है जो कि हमने पेरिटोनियल डायलिसिस में भी यूज़ किया था। अब वो डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है, उन ट्यूब्स से जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल होता है उनको खींच लेता है। मैंने आपको बताया वो ट्यूब सेमी परमिएबल होती हैं, वो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर और हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उनको पास आउट होने देती हैं, लेकिन ब्लड को रोक लेती हैं। मतलब सेमी परमिएबल से कुछ कंटेंट जाने देती हैं और कुछ को रोक लेती हैं। अब ये सारा ब्लड क्लीनिंग हो जाता है और दूसरे हाथ की कलाई से ब्लड यहाँ से निकल रहा है, डायलाइज़र में जा रहा है, सारा डायलिसिस का प्रोसेस हो रहा है और इस वाली कलाई से पेशेंट के अंदर दोबारा दाखिल हो रहा है क्लीनिंग के बाद। ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस सेंटर जाके कराना पड़ता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। अब डायलिसिस का नुकसान क्या होता है, ये बहुत एक अनप्लेजेंट, एक नाखुशगवार सा प्रोसेस है पेशेंट के लिए भी और जो वहाँ पे अटेंडेंट्स या नर्सेज कर रही होती हैं उनके लिए भी। क्योंकि देखो इतनी हर हफ्ते 3-4 दफ़ा आप अपने अंदर जो है वो सुई लगवाते हो, फिर ब्लड निकलवाते हो, ब्लड की क्लीनिंग होती है, उसके बाद ब्लड दोबारा आपके उसमें एंटर किया जाता है। तो ये एक अनप्लेजेंट वे है जिसके ज़रिए पेशेंट की क्लीनिंग की जाती है ब्लड की। लेकिन अल्टीमेटली आखिरकार आपको जाके किडनी ट्रांसप्लांटेशन करानी पड़ती है क्योंकि आप ज़्यादा अरसे तक डायलिसिस पर नहीं सर्वाइव कर सकते। अब आ जाते हैं हम अपने किडनी ट्रांसप्लांटेशन पे। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या करते हैं, डैमेज किडनी को जो अपना काम करना छोड़ चुकी होती है उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह किसी की हेल्दी किडनी लेकर लगा देते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं किडनी डोनर के लिए, जो कि किडनी दे रहा होता है। डोनर उसे कहते हैं जो दे रहा होता है, ठीक है। अब किडनी डोनर के लिए क्या कंडीशंस हैं? पहली बात तो ये कि डोनर या तो जिंदा भी हो सकता है या मुर्दा भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं मरने के बाद वो पहले वसीयत कर जाते हैं कि मेरे गुर्दे डोनेट कर देना। तो क्या मतलब वो कि मुर्दा इंसान भी अपने किडनी, उसकी किडनी भी ली जा सकती है, वो भी डोनेट कर सकता है, और अगर जिंदा है तो वो भी कर सकता है। अब ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि जो डोनर होगा
होगा वो पेशेंट का रिश्तेदार हो या उसका जानने वाला, ये बात ज़रूरी नहीं, वो रिश्तेदार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम कंडीशन है, सबसे पहले किडनी डोनर की टेस्टिंग की जाती है कि आखिर उसकी किडनी की टिश्यू प्रोटीन जो है रेसिपिएंट की टिश्यू प्रोटीन मतलब पेशेंट की उससे मैच करती हैं कि नहीं। अगर मैच कर जाती हैं देन किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, वरना कोई और डोनर ढूंढने की कोशिश की जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। किडनी डोनर से की किडनी निकाल ली जाती है और उसको पेशेंट की यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब इस ट्रांसप्लांटेशन की एक लाइफ टाइम होती है। आपको इतने अरसे के बाद अगर आप ज़िंदा रह सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी मौत का तो कोई पता नहीं है, तो अगर आप ज़िंदा रह सकते हो तो इसकी एक लाइफ टाइम है। 10 से 15 साल के बाद जो आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराई होती है उसको आपको चेंज कराना पड़ता है, उसको दोबारा से ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है किसी हेल्दी किडनी के साथ। ये ट्रांसप्लांटेशन का जो है वो लाइफ टाइम है। 10 से 15 साल के बाद आपको दोबारा वही किडनी रिप्लेस करानी पड़ती है। अब इसका अब आप एक देखो ना, एक तो चीज़ है कि जो आपको पैदाइशी मिली है वो तो परफेक्टली काम करेगी, लेकिन जो आप आर्जी तौर पर बाहर से लेकर अपनी बॉडी में लगा रहे हो और वो भी स्पेशली एक ह्यूमन बीइंग लगा रहा है, तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कभी कभी कोई प्रॉब्लम काज कर सकती है, तो रिजेक्शन हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांटेशन हुई है, चंद दिन बाद कुछ ऐसा पेशेंट को फील होने लग गया, डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप कराया तो डॉक्टर कहते हैं ये तो ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन हो गई है, हमें ये किडनी रिमूव करनी पड़ेगी वरना कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसा होता है कि आप इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस से गुजरो, डोनर की किडनी लो, फिर उसको पेशेंट में इम्प्लांट करो और उसके बाद क्या उसको ट्रांसप्लांट करो और उसके बाद क्या हो कि वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाती है, आपकी यूरिनरी सिस्टम में डिफरेंट इन्फेक्शंस हो जाती है। ये भी ट्रांसप्लांटेशन की एक प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांटेशन के बाद होती है। दूसरा क्या होता है, किडनी प्रॉपर वे से, एक किडनी आपको बाय बर्थ मिली है वो अच्छे तरीके से काम करेगी, लेकिन जो आपने आर्टिफिशियली अभी लगवाई है डॉक्टर से, तो हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम काज करे। तो मेजर कॉज प्रॉब्लम जो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाली ट्रांसप्लांट हुई किडनी करती है, वो क्या करती है, वो इम्बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट करती है, ठीक है। अब हमें पता है कि कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट और वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे हमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली प्रॉब्लम हमारी बोन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा हमें अल्सर हो सकता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि डायलिसिस देखा है, जो कि पहला ट्रीटमेंट है, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है, या आप चंद अरसे तक कर सकते हैं, उसके बाद आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करानी पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन पड़ा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन है क्या, फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ पड़ी कि किडनी डोनर के लिए क्या कंडीशन, क्या जो है वो शराइत लागू हो सकती हैं। उसके बाद आपने लाइफ टाइम पढ़ा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन का कितना लाइफ टाइम है, फिर आपने उस ट्रांसप्लांटेशन के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ा है। यहाँ पर आपका ना कि लेक्चर बल्कि आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया है। मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है कि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं कि होम्योस्टेसिस क्या है, फिर होम्योस्टेसिस इन प्लांट कैसे होती है, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स क्या होती है, फिर उसके बाद किडनी से रिलेटेड रीनल डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने किडनी स्टोन डिस्कस किया है, उसके बाद हमने किडनी फेल्यूर किया है, फिर किडनी फेल्यूर के जो ट्रीटमेंट्स किए हैं, 2 ट्रीटमेंट, डायलाइसिस जिसकी आगे 2 टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलाइसिस और हीमोडायलाइसिस। उसके बाद हमने किडनी ट्रांसप्लांटेशन पढ़ी है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर और आपका चैप्टर दोनों ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।